उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला। आग बुझाने के लिए सामने आई भारतीय वायुसेना। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बुझाई जा रही आग। वनों में लगी आग को लेकर सीएम तीरथ रावत ने की अपील। आम लोगों से मांगा सहयोग। कहा, वनों में जलती बीड़ी, सिगरेट या माचिस की तीली ना फेंके, खेतों में बरतें सावधानी। लालकुआं के बिंदुखता गांव पहुंचे मंत्री बिशन सिंह चुफाल। कहा, बिंदुखता पर किया जा रहा विचार, बनाएंगे राजस्व गांव। और कुंभ में आपदा से निपटने की योजना पर की गई चर्चा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने मेला अधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। नमस्कार, आपनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे पहुंचा। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने टिहरी गढ़वाल के कोटी कॉलोनी के लिए उड़ान भरी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोटी के आसपास के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने टिहरी गढ़वाल के कोटी कॉलोनी इलाके के पास में जंगलों में अग्निशमन अभियान में भाग लिया। 5000 लीटर क्षमता वाली बॉम्बी बकेट की मदद से टिहरी झील से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पहले दौर में अडवाणी के जंगल में पानी का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि इसके पहले साल 2016 में जंगलों की आग पर नियंत्रण को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों के जंगल में बढ़ती आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार से 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया था। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री ने वनों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जिसके बारे में सीएम तीरथ रावत ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा वनों में लगी आग पर नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के कार्य में लगा दिया गया। टिहरी में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर झील से पानी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र वनाग्नि पर नियंत्रण करने में सफल होंगे। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि राज्य सरकार इस आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जनता का यह कर्तव्य है कि वे इस आग की रोकथाम में सहयोग करें। मेरा अनुरोध है कि वनों में जलती बीड़ी, सिगरेट या फिर माचिस की तीली ना फेंकें, तो साथ ही खेत खलियानों में अपशिष्ट जलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जंगल में आग से वन्य जीव ही नहीं, जनजीवन प्रभावित होता है। अगर आपको वनाग्नि दिखाई देती है तो तुरंत निकटतम वन चौकी या फिर क्रूज स्टेशन पर सूचित किया जाए। आप टोल फ्री नंबर 1800-180-4141 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। आप इस नंबर को नोट कर लें। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आप टोल फ्री नंबर 1800-180-4141 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में कई जगहों पर आग लगी है। हालांकि इसे रोकने के लिए हजारों की संख्या में वनकर्मी काम कर रहे हैं, तो साथ ही अब भारतीय वायुसेना के जवान और 2 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन स्थिति बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है। उत्तराखंड के श्रीनगर की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से आम जनजीवन वहां प्रभावित हो रहा है। आग लगने से बहुत ज़्यादा जो सामान्य जीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि बहुत सारे मरीज जो है वो सांस की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित होकर आ रहे हैं। जुकाम और खांसी तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, सूखी खांसी, ड्राई कफ। और आग लगने से क्या होता है कि जितना भी मॉइस्चर होता है वातावरण में पूरा खत्म हो जाता है।
आप क्योंकि देख सकते हैं बाहर, बिल्कुल देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिन में 12-1 बजे भी ऐसा फॉग लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 बजे हो। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सांस लेने में जिन लोगों को COPD की परेशानी थी पहले से, उनको और ज़्यादा दिक्कतें पड़ती। जंगलों में आग लगने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें, और आंखों में भी काफ़ी जलन। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बंगाल पहुंच चुके हैं। यहां वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने खुद जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिंबलबाड़ी क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए यहां उपस्थित हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां पर कमल अवश्य खिलेगा। हम यहाँ पर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सिंबलबाड़ी में आए हुए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर हमारी पार्टी ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स क्षेत्र के मुद्दे पर एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की चर्चा की है और हम केंद्र से मिलकर के इसके लिए एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसके लिए लाएंगे। 11 गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का हमारा संकल्प है और यहाँ पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना होगी जिससे हमारे यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ रेडियो और टीवी चैनल के भी उनके केंद्र की स्थापना होगी जिससे कि यहाँ पर गोरखा संस्कृति, नेपाली संस्कृति का उद्भव होगा और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर गोरखा फ्रीडम फाइटर्स का एक वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें गोरखाओं की गौरव गाथा को जनता को देखने को मिलेगा कि गोरखा कितने वीर होते हैं और जो मौत से नहीं डरता है वही गोरखा है। तो आज यहाँ पर कमल खिलाने के लिए, दार्जिलिंग में कमल खिलाने के लिए, चाय बागानों में कमल खिलाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं और हम जनता से आग्रह करेंगे। जनता में बड़ा उत्साह है और सब चाहते हैं कि हम मोदी जी का जो दिशा निर्देशन है, मोदी जी की सरकार यहाँ पर बने, ये सबकी इच्छा है। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल बिंदु खता पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बिंदु खता को राजस्व गांव बनाने की दिशा में प्रयास करने के साथ साथ बिंदु खता में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। यहां बिंदु खता के संजय नगर द्वितीय स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंचे मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 80,000 आबादी वाला क्षेत्र होने और सालों के लंबे संघर्ष के बावजूद बिंदु खता आज तक राजस्व गांव नहीं बन पाया। मौजूदा सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व गांव के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। देखिए, बिंदु खता के बारे में पूरी सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके समाधान कैसे निकले करके इस पर विचार कर रही है। हम लोग सब लोग इस पर बिंदु खता जैसे बहुत सारे गांव हैं, हमारे 1 लाख की जनसंख्या है, बग्गा चौन है, आपके इसी जनपद में दमोढुआ है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी, गढ़वाल मंडलों में बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे, लाखों की जनसंख्या वाले जो गांव हैं, जो राजस्व है, जिनको सरकार से उनको उनके नाम से जमीन नहीं मिल पा रही, इस पर सरकार विचार कर रही है। 2000 बन सकेगा। देखो, ये राजस्व गांव की प्रक्रिया तो मैंने शुरू में कहा। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ सरकार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट लालकुआं पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सांसद अजय यहां हल्दूचौड़ स्थित शिवपुरी निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता PL गुप्ता के स्वास्थ्य का
हालचाल जानने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई विकल्प नहीं है और जनता विकास एवं सुशासन के नाम पर फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दे रही है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पहली बार बिंदु खता राजस्व गांव का मामला सदन में गूंजा है। प्रदेश और केंद्र की सरकार राजस्व गांव के मामले में गंभीर है। जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नहीं, लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। जब से वो मामले को हमने लोकसभा में उठाया है उसमें लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जब एक बार कोई मामला उठ जाता है तो वो मामला फिर बैठता नहीं है। उसमें सुखद परिणाम आएंगे, थोड़ा समय लगता है, उसमें समय लगता है। कभी फाइल नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर जाती रहती है, वो प्रोसेस में होती है। तो इसके लिए मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। और वैसे भी इतने बड़े क्षेत्र को कोई अब खाली नहीं करा सकता है, क्योंकि आज वो कृषि भूमि हो गई है, वन भूमि रही ही नहीं। जबकि वहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि लोग 70-80 सालों से रह रहे हैं, तो पीढ़ियाँ रह रही हैं वहाँ पर, तो अब कोई जाने का प्रश्न ही नहीं होता वहाँ से। लेकिन मालिकाना नहीं है, रजिस्ट्री नहीं। हाँ, वो दिक्कत है अभी, उसमें समय लगेगा, क्योंकि कानून की जटिलता होती है। वन संरक्षण अधिनियम है और भी वन भूमि के बड़े कानून जटिल हैं, तो वो जटिलता होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ संभव है कि इसमें कुछ सार्थक परिणाम आने चाहिए। हमको उम्मीद तो रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ ठीक होगा। सल्ट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा पंचौली के पक्ष में प्रचार करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपने नब्ज के ऊपर हाथ रखा। ये चुनाव जो है ये कोई इंटरनेशनल चुनाव नहीं है। इसमें चीन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, भारत के उस कोने में क्या हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जरूरत इस बात की है कि पिछले 9 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 9 साल भारतीय जनता पार्टी सल्ट में यहाँ पर यहाँ शायद जो रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ का जो विधायक रहा है सुरेंद्र मीना जी, वो इसी क्षेत्र से चुनकर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर गए। जरूरत इस बात के आकलन करने की है कि इस 9 साल में सल्ट को मिला क्या। आज कोई भी पत्थर आप उठा के देख लीजिए, आज कोई डिस्पेंसरी देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, रोड देख लीजिए, कोई कम्युनिटी सेंटर देख लीजिए, कोई बारात घर देख लीजिए, उस पे अगर पत्थर पे आप बुरज के देखेंगे तो रणजीत रावत और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों ने नगर से लेकर गांव तक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। रुड़की में महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक के कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें रुड़की महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण मौजूद रहे। कमेटी में आने वाले 2022 चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया और दिनेश कौशिक ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उत्साहित किया। नगर अध्यक्ष कलीम खान ने कांग्रेस हाईकमान से अपील करते हुए कहा कि आने वाले 2022 चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार की कमियां गिनवाई। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने मायापुर स्टेडियम में बैठक की। एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों और कुंभ मेले के सीनियर पुलिस प्रशासन ऑफिसर के बीच ये अहम बैठक हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित बातों पर तालमेल को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें, कुंभ को देखते हुए हरिद्वार जिले को राज्य आपदा मोचन निधि के रूप में 15 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। राज्य के अन्य जिलों को इसी मद में 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगामी मानसून सीजन में आपदा और बचाव कार्यों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 15 मई से 30 सितंबर तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और अब किसी भी प्रकार की समस्या या आपदा से निपटने के लिए एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारियों और कुंभ मेले के सीनियर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के बीच ये अहम मंथन हुआ, जो कि काफी अहम है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र स्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मेला अधिकारियों के साथ में विचार विमर्श करने की बात सामने आ रही है। कुंभ में आपदा से निपटने की योजना को लेकर क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लकी जो कुंभ है उसका बहुत ही लंबे समय से इंतजार होता है लोगों को, और इस बार हम सबको पता है कि कोरोना महामारी के बीच कुंभ मेले का आयोजन करवाया जा रहा है। लेकिन तमाम तरह से कोरोना को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन मान चुका है पहले कि कोरोना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसके अलावा भी तमाम प्राकृतिक आपदाओं से दो चार होना पड़ता है उत्तराखंड में। खासतौर पर अगर बात की जाए तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि किसी भी तरीके की कोई आपदा ना आए, किसी भी तरीके से लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसी के मद्देनजर तमाम बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने मेला अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के बातचीत की और तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया कि किस तरीके से क्या कुछ लोगों के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कैसे उससे निपटा जा सकता है, किस तरीके से क्या कुछ परेशानियां वहां पर हो सकती हैं, उसको लेकर के तालमेल किस तरीके से बैठाना है आपस में, उस पर यहाँ पर मंथन किया गया है। और जैसे कि पहले ही इस बारे में बैठक हो चुकी है, कैबिनेट की बैठक में भी फैसला लिया जा चुका है। राज्य आपदा मोचन निधि के रूप में 15 करोड़ की राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है हरिद्वार जिले के लिए, और जो 7 लगते जिले हैं वहां पर भी 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस बारे में पहले ही फैसला लिया जा चुका है राज्य सरकार की तरफ से। तो पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन को लेकर के तैयारियां जो है वो पुख्ता की गई हैं। और कुंभ में जिस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके अलावा भी तमाम जो कार्यक्रम है वो वहां पर हो रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इसमें ये माना जा रहा है कि जो ये बैठक हुई है इसमें अधिकारियों ने आपस में जो तालमेल बैठाने की जरूरत होती है किसी भी
समस्या से निपटने के लिए उस पर खासतौर पर यहाँ पर मंथन किया गया है और यही इस पूरे बैठक से निकल करके सामने आ रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद हितेंद्र तमाम जानकारी देते हुए। तो कुंभ को देखते हुए हरिद्वार जिले को राज्य आपदा मोचन निधि के रूप में 15 करोड़ की राशि मिलेगी और राज्य के अन्य जिलों को इसी मद में जो रुपए हैं वो भी उन्हें दिए जाने हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हरिद्वार को आपदा मद में 15 करोड़ की स्वीकृति तो मिली है और अन्य जिलों को भी इस बाबत अब राशि जो है वो दी जा रही है। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में आज से संन्यास दीक्षा का वृहद आयोजन शुरू हो गया। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सचिव और कुंभ मेला प्रभारी महंत महेशपुरी के मुताबिक संन्यास दीक्षा के लिए सभी चारों मंडियों जिसमें 4, 16, 13 और 14 मणि शामिल है उन नागा सन्यासियों का पंजीकरण किया गया। आवेदकों की बारीकी से जांच के बाद दीक्षा के लिए केवल योग्य और पात्र साधुओं का चयन किया गया। नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले नागा सन्यासी को महापुरुष के रूप में दीक्षित कर अखाड़े में शामिल किया जाता है। 3 सालों तक महापुरुष के रूप में दीक्षित सन्यासी को सन्यास के कड़े नियमों का पालन करते हुए गुरु सेवा के साथ साथ अखाड़े में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। 3 साल की कठिन साधना में खरा उतरने के बाद कुंभ पर्व पर उन्हें नागा बनाया जाता है। दीक्षा प्रक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर के दिशा निर्देशन में चल रही है। जानकारी के अनुसार नागा कर्म के दौरान लगातार 24 घंटे तक कठिन तप करना होता है। नैनीताल का मालधन क्षेत्र अवैध शराब को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। मालधन पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई अब रंग लाती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ मालधन के अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा है, वहीं मालधन चौकी के औचक निरीक्षण पर पहली बार पहुंचे एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मालधन चौकी की कार्रवाई को सराहा। जगदीश चंद्र ने दावा किया कि लगभग 80% मामले अवैध शराब से जुड़े हैं। तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसमें अभी और भी कार्रवाई की जरूरत है। चौकी पर मैं औचक रूप से पहुंचा हूं। आकस्मिक एक निरीक्षण किया गया है चौकी में। चूँकि पहली बार आया हूं तो चौकी परिसर और जो कार्यालय के अभिलेख हैं उनको देखा गया है। साथ में ही जो मालखाना इनका जो मेस है, बैरकें हैं, वो भी चेक की गई हैं। इन तमाम निरीक्षणों में जो भी चीज़ें देखी गई हैं वो निरीक्षण पुस्तिका में लिखी जा रही हैं और उसको चौकी प्रभारी को ठीक करने के लिए बताया गया है। सर, यहाँ पे लगातार अवैध शराब का मुद्दा उठता रहा है टाइम पे, तो इस समय जो पुलिस की कार्यशैली है अवैध शराब को लेकर के, क्या सर वो संतोषजनक है इस समय? शराब पे जो अभी मैं अपराध रजिस्टर चेक कर रहा था तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पंजीकृत मामले हैं वो आबकारी अधिनियम के ही हैं। इसमें लगभग 80% मामले जो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं स्थानीय चौकी के द्वारा आबकारी अधिनियम में ही किए गए हैं। बावजूद इसके और अधिक इसमें कार्रवाई की आवश्यकता है, चूँकि अभी कुंभ में स्टाफ गया हुआ है। उसके बाद आने के बाद और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्रवाई किए जाने हेतु। उधर हल्द्वानी कोतवाली परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से कोतवाली परिसर में खड़ी 30 गाड़ियों में आग लग गई। महिला हेल्पलाइन दफ्तर के ठीक सामने अचानक से आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ी के साथ पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से कोतवाली परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। काबू पा लिया गया है। तो हमको सूचना मिली, हम तुरंत आए हैं और आगे तुरंत हमने आग को काबू कंट्रोल कर लिया। आग पूरी बुझा चुकी है। किन जगहों पर आग लगी थी बात करें? ये कोतवाली के जो 30 गाड़ियाँ होती हैं इन पे आग लगी। तो क्या कारण बताया जा रहा है? अब कारण का तो अभी पता नहीं चला है फिलहाल। नुकसान सर क्या हुआ? नुकसान ये पुरानी गाड़ियाँ जो चीज़ होती है इन्हीं में आग लगी है। अच्छा सर, बताया जा रहा है अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था, नीचे कूड़े में आग लग गई। अब साहब अब ये हमें तो पता नहीं है खैर फिलहाल। अभी हम पहुँचे हैं ये तो आग बुझा दी है। अब हम हरिद्वार से देहरादून के बीच मोतीचूर फ्लाईओवर बनाया गया है जो अब इंसानों के साथ साथ वन्य जीवों को भाने लगा है। फ्लाईओवर के नीचे वन्य जीवों के लिए करीब 2.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया है, लेकिन हाथी कॉरिडोर से ना जाकर फ्लाईओवर पर चढ़कर सड़क पार करता हुआ नजर आया। मोतीचूर में एक हाथी फ्लाईओवर पर चढ़ गया जिसकी वजह से सड़क पर आने जाने वाले वाहन रुक गए और लोग हाथी का वीडियो बनाते नजर आए, जिसका वीडियो अब खूब वायरल भी हो रहा है।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिना किसी बात की परवाह किए हाथी अपनी मस्त चाल में फ्लाईओवर को पार कर रहा है। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।